वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा फरवरी 2016 का पेपर 2 जो कि हुआ था 21 फरवरी 2016 को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं पेपर पर, इसके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? Learning of a problem solving task till the student is able to try to do by herself। ठीक है, इन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में बता भी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का बता दिया है। वैसे जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। और इन्होंने मेनली 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। द फर्स्ट वन इज MKO, सेकंड वन इज स्कैफोल्डिंग एंड द थर्ड वन इज ZPD। ओके, MKO इज मोर नॉलेजेबल अदर, मीन टू से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हमसे किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज है। स्कैफोल्डिंग होती है हमारी सहायता करना, और यू कैन से टेम्पररी एक्सटर्नल सपोर्ट इज स्कैफोल्डिंग। और वहीं ZPD क्या होता है भाई? जब हम सीखने के बाद में हमारा लर्निंग का जो दायरा है, जो बढ़ा हुआ दायरा है, उसको हम ZPD बोलते हैं। इनके बारे में यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारे चैनल या वेबसाइट पे जाके वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं, वाइगोत्स्की वाली वीडियो लेक्चर में। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑफरिंग ए रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग, यस, रिवॉर्ड की इसमें बात नहीं होती है। टेम्पररी एक्सटर्नल सपोर्ट मतलब कुछ समय के लिए बाहरी सहायता करनी होती है, सहयोग करना होता है। टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, ये भी स्कैफोल्डिंग नहीं होगी भाई। ठीक है, आप उसकी इस तरीके से बोलकर सहायता नहीं कर सकते हैं। उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, यस दिस इज स्कैफोल्डिंग। प्रोवाइडिंग ए हाफ सोल्ड एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे? बच्चे को आधा सोल्व करके क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, जिससे बच्चा क्या करेगा? बचा हुआ खुद करेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्कैफोल्डिंग। फोर्थ भी देख लेते हैं। टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम टिल, नहीं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं रहेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, योर क्लास हैज लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, टू असेस देम व्हाट यू वुड गिव देम। यस, देर आर वेरियस लर्निंग स्टाइल्स। देखिए, हम सभी हैं वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कुछ सुनकर सीखते हैं, कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ बताकर सीखते हैं, कुछ अकेले बैठ के सीखते हैं, और कुछ कईयों के साथ सहयोग से सीखते हैं। वेरियस लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि भाई आपकी क्लास में बहुत सारे सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूनिफॉर्म हम नहीं दे सकते क्योंकि उनकी सीखने की शैलियां ही अलग अलग हैं, तो आप समान अनुदेश नहीं दे सकते। ओके, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। फिर से एक समान बात आ रही है, ये भी गलत हो जाएगा। ए वैरायटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट, क्योंकि देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग वैरायटी से सीखने वाले हैं, तो हमें टास्क और टेस्ट भी वैरायटी के ही देने पड़ेंगे, या विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ये सही जा रहा है। फोर्थ भी देख लेते हैं। द सेम टाइम टू परफॉर्म ऑन द टेस्ट, जी नहीं, सेम टाइम में नहीं कर सकते, तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nowadays, there is a tendency to refer to wrong concepts of children as alternative conceptions. This could be, आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है, यस, क्या कहा जा सकता है? देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब बच्चा किसी गाड़ी से चलता है, ठीक है, सपोज एक कार से चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या देखता है कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, उसको ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो उसका क्या है? एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और बच्चा हमसे कहता भी, देखो देखो पेड़ पीछे भाग रहा है, या चांद को देख के कहता चांद हमारे साथ साथ चल रहा है। देखा होगा ना आपने, वो क्या है? रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम उनको रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे, उसको हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये बात है हमारे क्वेश्चन में, देख लेते हैं जी।
Children's understanding being nuanced and their being passive in their own learning. बच्चों की समझ में एक सूक्ष्म भेद करना और उनका सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। यस, हम कभी भी बच्चे को निष्क्रिय नहीं कहेंगे। ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जैसा कि जीन पियाजे ने भी कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो सोचते तो बड़ों के जितना ही है, मात्रा कम नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट सोचते हैं। ठीक है, हम उस टाइम पे कुछ बिजनेस की सोच सकते हैं, कुछ और बात सोच सकते हैं, उनको क्या लग रहा है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं। सोच वो भी रहे लेकिन अलग सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन या वैकल्पिक धारणा। उनकी धारणा को हम गलत नहीं कहेंगे, वैकल्पिक कहेंगे। ओके, यूजिंग फैंसी टर्म्स टू डिस्क्राइब चिल्ड्रंस एरर। नहीं, हम फैंसी टर्म का ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, मनोहारी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, हम समान भी नहीं मान रहे हैं, डिफरेंट है उनकी सोच, लेकिन मात्रा में डिफरेंट नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following best describes a teacher's role in a middle school classroom? देखिए, मिडिल स्कूल क्लासरूम की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है, पेपर 2। पेपर 2 मतलब 6 to 8 एलिमेंट्री क्लास का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? यस, कैसा होना चाहिए टीचर को? डिस्करेजिंग मल्टीपल। यस, डिस्करेजिंग तो भाई देखते ही काटा लगा दो, नहीं हो सकता। आप डिस्करेज नहीं करेंगे किसी भी चीज को। यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन ये इतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वहां पर जहां पे स्कूल्स में ढंग के ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं है, तो वहां पर हम इस चीज को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। टू गिव लेक्चर्स, लेक्चर्स को तो हम वैसे ही बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन। यस, ये बात सही जा रही है। चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना। यस, टीचर को चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, बच्चों से ग्रुप डिस्कशन कराना चाहिए, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको टास्क देने चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए। यहाँ पर ये बात आ जाएगी। प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अमंगस्ट देमसेल्व्स फॉर द फर्स्ट पोजीशन। यस, हमें कोई कंपटीशन नहीं करना है भाई, तो यही होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, Which one of the following statements about motivation and learning is correct? Yes, मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में कौन सा करेक्ट है? मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल। नहीं भाई, रोल क्यों नहीं होता है? मोटिवेशन और लर्निंग का तो बड़ा खास संबंध है। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नली। एक्सटर्नल रिवॉर्ड से ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं भाई, इंटरनल भी होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी तो होती है ना। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों को भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। देखो कितनी अच्छी और प्यारी बात लिखी है, यही आंसर होना चाहिए। 4th भी देख लेते हैं। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो। बाहरी रूप से नहीं होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा बेटर होती है, और यही होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3, दैट लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ए डिजायर टू लर्न फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, और मैं आपको बताऊं जो टीचर का असली जॉब है वो क्या है, कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को इंट्रिंसिक मोटिवेशन में चेंज कर देना। ठीक है जी, दिस इज द रियल जॉब ऑफ ए टीचर। ओके, करेगा तो बच्चा खुद ही। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट? सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देख लेते हैं जी। सत्य है लर्निंग इज पैसिव। नहीं भी, पैसिव क्यों है, एक्टिव होती है ये तो। लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। बिल्कुल डिपेंड करती है जी प्रीवियस नॉलेज पे। आपने 6th किया तभी तो 7th करोगे। लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। जिन्हें केवल एक्विजिशन ऑफ स्किल को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। यस, ये बिल्कुल सही बात है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, और ये किसके अकॉर्डिंग है? लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी थ्योरी का भी नाम क्या था? थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन
इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। यस, कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी जो बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है जी। पुरस्कार देखो होती तो है, लेकिन हमें तो बेस्ट देखना है ना। ठीक है, तो औरों को भी देख लेते हैं। डायलॉग, यस ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। लेक्चर, इसको हम भाई बहुत कुछ अच्छा नहीं मानते हैं। इंस्ट्रक्शन, इसको भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। जिनमें से जो बेस्ट है वो क्या है? डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या? हमें बच्चे के साथ संवाद करना है, हमें बच्चे के साथ बात करनी है, हमें उसके विचारों को सुनना है और फिर उसके बाद उसमें अपने विचारों को उसके विचारों के साथ मिलाकर सिखाना है। यस, तो हमारा आंसर क्या होगा? संवाद या डायलॉग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं जी कौन सा सही है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू अडोलेसेंस, नहीं अडोलेसेंस की तो थ्रू आउट लाइफ चलती है, ये तो गलत हो गया जी, हमें तो सही देखना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, नहीं जी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं होते, ये तो स्पाइरल होते हैं, आपने भी सुना होगा है ना, स्पाइरल होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं, वर्तुलाकार होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट अकर्स एट ए डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये बात सुनने में सही लग रही है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट होता है, किसी में धीमे होता है, किसी में तीव्र होता है। ठीक है, डेवलपमेंट अकर्स एट ए वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स, ये डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता, डेवलपमेंट तो थ्रू आउट लाइफ चलता है। मीन टू से ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर एंड इट इज द करेक्ट वन। Okay, now let's move towards the next question. It is question number 9. Middle childhood is the period from, मध्य बचपन अवधि है। यस, कौन सी होगी? देखिए ये तो होगी क्या हमारी इन्फेंसी, ठीक है जी, या शैशवावस्था या शिशुकाल जिसको कहा जाता है। 2 to 6 ईयर्स जो होती है वो हमारी मिडल नहीं होगी, वो हमारी प्राइमरी होगी, प्राथमिक होगी। ठीक है जी, या हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे। और अब हमारा ऑप्शन बचा क्या? 6 to 11 ईयर्स, और यही होगा हमारा आंसर। मिंटू से मध्य बचपन अवधि कौन सी होती है? 6 से 11 वर्ष। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल, बड़ी गलत बात कर रहे हैं भाई। सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय हिज जेनेटिक मेकअप, दिस स्टेटमेंट इज, मैं कहूंगा इनकरेक्ट। ठीक है, अब हमें देखना भाई, ये भी इनकरेक्ट बोल रहा है और ये भी इनकरेक्ट बोल रहा है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, या तो ये सही है या ये सही है। इनको देख लेते हैं भाई, कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि भाई वातावरण की भूमिका तो होती है ना, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी अनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है, गलत बात है। तो भाई अब हमें कारण देखना है कि कौन सा कारण गलत है, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ये बात बिल्कुल सही जा रही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, क्योंकि 2 और 3 तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या करें, ठीक है ठीक है, ठीक नहीं है भाई, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान तो नहीं करते, पूरा योगदान करते हैं भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए ह्यूमन इन्फेंट बिगिंस टू एक्वायर द necessary skills to perform as a functioning member of society। yes, सोसाइटी दे दिया है, फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए कार्य कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। और यह कौन सी प्रक्रिया होगी? सिंपल सी बात है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सामाजिकरण होगा, और यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन सा भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? पुनर्बलन, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड, इमिटेशन। देखिए महत्वपूर्ण भूमिका तो सारे निभा रहे हैं, लेकिन एज फार एज कंसर्न विद पियाजे के अनुसार क्या है? एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी
या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या कहा है कि हम अपने संज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द कोग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। यह सबसे पहले जान लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है अगेन जीन पियाजे से है। जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर, या इसको हम क्या कहेंगे? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है जी। सेकेंड वन इज प्री ऑपरेशनल, या इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। आफ्टर दैट थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक। और जो लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, वो क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल, या कई बार इसको एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, या हम कहेंगे औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं दी हैं किसने? जीन पियाजे ने। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है प्री ऑपरेशनल पीरियड के बारे में। तो अगर अब हम प्री ऑपरेशनल पीरियड की बात करें, तो अगर मैं कहूं हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये आती है हमारी 4th स्टेज, मीन टू से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी 4th में है भाई। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है तभी तो इसको एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल भी कहा जाता है। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा फर्स्ट स्टेज में ही आ जाता है। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यस, ये आएगा हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, मीन टू से जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 साल। ठीक है जी। इसमें ये एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, और यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। और यदि आपको जीन पियाजे को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल या वेबसाइट पे जाके जीन पियाजे से रिलेटेड वीडियोस को देखकर इन चीजों को भली भांति समझ सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर? यस, करेक्टली मैच्ड पेयर देखना है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यस, ये कहां से आया है? कोलबर्ग से, है ना? कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से। ठीक है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज है? 5th स्टेज है। आपको पता है ना कोलबर्ग ने टोटल कितनी स्टेजेस दी हैं? 6 स्टेजेस दी हैं। उनमें से जो 5th स्टेज है वो क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। फिजिकल consequences ऑफ एन एक्शन डिटरमाइंस वेदर इट इज गुड और बैड, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा, ये सही नहीं होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं होता है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज है, इसके बारे में क्या कहा है? लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज्ड फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, ये भी मैच गलत है। इवन अगर ये वाला लॉज आर नॉट फिक्स्ड पहले वाले में होता तो मैच कर जाता। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, मीन टू से 3rd स्टेज की बात चल रही है। वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, यस, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। 4th ऑप्शन में देख लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मीन टू से 4th स्टेज। इथिकल प्रिंसिपल्स आर सेल्फ चूजन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी गलत होगा क्योंकि ये 6th लेवल की बात कह रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। क्या? अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ठीक है जी। तो ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। और अगेन अगर आपको कोलबर्ग में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या होती है भाई? व्यक्तिगत वाक। व्यक्तिगत वाक क्या होता है? जो हमारा ये जो अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पे आपने देखा होगा बच्चे अपने आप से बातें करते हैं। आप खुद ही क्वेश्चन करते रहेंगे, खुद ही जवाब देते रहेंगे, खुद ही आगे आगे बात चलाते रहेंगे। ठीक है। तो उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच। और अगर बात आती जीन पियाजे की तो उसने क्या कहा है? इगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसका है? वाइगोत्स्की का। तो समझते हैं भाई क्या काम आती है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की।
shows that children are stupid and नहीं, children stupid थोड़ी होते हैं भाई, है ना, बच्चे तो बाप होते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। illustrates that children are egocentric, ecocentrism तब हो जाता अगर यहाँ पे वाइगोत्स्की की जगह क्या होता, जीन पियाजे, लेकिन यहाँ पर ये होगा गलत। shows that children love themselves, love तो बहुत करते हैं लेकिन उसको बोल के नहीं बताते भाई, इजहार वो बोल के नहीं करते हैं। illustrates that children use speech to guide their own actions, बिल्कुल सही बात, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, यस, इससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं लर्निंग को, परसेप्शन एंड अटेंशन, यस, बिल्कुल साफ दिख रहा है, इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसके सामाजिक संदर्भ से हम लर्निंग को अलग नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो वो बात किसकी करता है, सोसाइटी की और कल्चर की, और उसका मानना है कि इन दोनों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है हमारी डेवलपमेंट पे। तो यही वो कहेगा कि भाई आप उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट से लर्निंग को अलग कर नहीं सकते, जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा, जिस सोसाइटी में रहेगा बच्चा वैसा ही सीखेगा, वैसा ही बनेगा, ये कहा किसने, वाइगोत्स्की ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंटेल्स दैट द क्लासरूम इज, यस, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, यस, जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा की बात आएगी तब आपको याद रखना है किसको, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, ठीक है। तो जो भी इनमें से चाइल्ड सेंटर्ड होगा वही होगा हमारा आंसर। इन फुल कंट्रोल ऑफ टीचर, यस, ये बात नहीं कह रहा है चाइल्ड सेंटर्ड की, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेमोक्रेटिक एंड देयर इज स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग, यस, ये बात पॉजिटिव जा रही है कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सत्तावादी होता है, या सत्तावादी अपने आप में नेगेटिव शब्द है, नहीं होगा। सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, आप अनुपस्थित रहेंगे क्या, एब्सेंट हो गए फिर आपकी जरूरत क्या है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि कक्षा में माहौल कैसा, लोकतांत्रिक होना चाहिए और बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान दिया गया होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स ए पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से है, होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से, ठीक है जी, मल्टीपल इंटेलिजेंस से है, उसमें जो हमारी एक इंटेलिजेंस होती है वो होती है क्या, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड विद भाषा, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। अब भाषिक बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होगा, द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, ये तो रीजनिंग वाला आ गया, मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल वाला आ गया, तो ये नहीं होगा। सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द वेरीड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, यस, ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि भाई शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा की विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात ही चल रही है। सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, ये कहाँ पे होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शन अमंग अदर्स, ये कौन सी है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा मिंटू से, और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यस, लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेसेस, भाषा कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेसेस, भाई होती तो है। डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेसेस, इन्फ्लुएंस करती है। टोटली गवर्न्स द थॉट प्रोसेसेस, टोटली गवर्न तो नहीं करती है। हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेसेस, ये बात बिल्कुल सही जा रही है, क्या कि भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ठीक है, भाषा का हमारे विचारों पर असर पड़ता है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8th हैज फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस, women as teachers and maids while men as doctors and pilots. This type of depiction is likely to promote, देखिए भाई महिलाओं को क्या दिखाया गया है, घरेलू काम करने वाली और शिक्षिका के रूप में दिखाया गया है, और पुरुषों को क्या दिखाया गया है, डॉक्टर और पायलट दिखाया गया है।
तो ये किस चीज को दिखा रही है? ये दिखाती है लिंग रूढ़िबद्धता, ठीक है जी, या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। यस, नाउ व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि भाई अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हमने कुछ वर्क असाइन कर दिए हैं कि भाई ये काम जो होंगे ये फीमेल्स करेंगी और ये वाले काम जो होंगे ये मेल्स करेंगे। तो इस तरीके की जो सोच होती है, जो रूढ़िबद्धता होती है, उसको हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। और यही होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20th का। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देयर आर वास्ट डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ दीज ए टीचर नीड्स टू बी सेंसिटिव टू। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? भाई टीचर को तो संवेदनशील रहना ही रहना पड़ेगा। ठीक है, किस किस के प्रति देख लेते हैं। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, बिल्कुल जी इसके प्रति संवेदनशील रहना है आपको। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, इसके प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए। हमें सभी कल्चर्स को लेके एक साथ में एज ए रिसोर्स चलना है, तो पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। बोथ 1 and 2, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए एक टीचर को। ओके, यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। यदि आप केवल रिटन टेस्ट ले रहे हो और आपको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, उससे क्या होगा? यस, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट लिमिट्स असेसमेंट। इससे जो असेसमेंट है वो लिमिटेड हो जाएगी, सीमित कर देता है, वास्ट नहीं रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहता है ना। हमारा कॉन्सेप्ट है सीसीई का, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मतलब जो इवैल्यूएशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। और जो पेपर पेंसिल टेस्ट है वो वास्ट नहीं होने देता है, केवल वो सीमित रह जाता है। तो हमारा आंसर होगा सही, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए टीचर हैज ए हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ठीक है जी, सुनने में कुछ है प्रॉब्लम, बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई? आस्क स्कूल काउंसलर टू टॉक टू द चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड टेल देम टू विड्रॉ देयर चाइल्ड फ्रॉम। नहीं, विड्रॉ क्यों करेंगे भाई स्कूल से? गलत बात है, ये तो विद्यालय से निकालने की बात कर रहे हो आप, बिल्कुल गलत बात है। मेक द चाइल्ड सिट एट ए प्लेस वेयर शी कैन सी द टीचर्स लिप्स, वेरी गुड, एंड फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियरली। यस, ये सही जवाब हो सकता है। कीप पॉइंटिंग टू व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर। नहीं, ये पॉइंटिंग करने का काम थोड़ी है हमारा। रिडिक्यूल, अरे रिडिक्यूल करोगे, डांट फटकार करोगे बच्चे के ऊपर, ऐसा नहीं होता है भाई। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ और चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। क्योंकि आपको पता है जो बधिर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? लिप रीडिंग करते हैं। एंड सेकंड थिंग, वो चीज़ों को समझने के लिए चेहरे के भावों का प्रयोग करते हैं। वो चेहरे के भावों से समझ जाते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। तो हमें बच्चे को क्लासरूम में इस ऐसी ही जगह पर बिठाना चाहिए। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए टीचर कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड to the needs of the children from disadvantaged section of society by। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। बात तो सही लग रही है भाई आपकी। ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा कर, कह रहे उपेक्षा क्यों करेंगे भाई? ठीक है, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर भी नहीं बैठाएंगे, गलत हो गया। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति, अरे सहानुभूति करवाओगे आप बच्चों से? नहीं, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, कि अडेप्टिंग हर पेडागोजी टू द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम। जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में सबके अकॉर्डिंग अपना जो पेडागोजी है उसको आप लेकर चलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी आर वेरी एक्टिव बट हैव ए लो आईक्यू। ऐसा तो कुछ नहीं है लो आईक्यू, इवन हायर आईक्यू के बच्चे को भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वेरी वाइज एंड मैच्योर, ये भी किसी ने नहीं कहा है भाई। कैन नॉट लर्न एनीथिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी नहीं सीख सकते। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, ये बात बिल्कुल सही है भाई। कुछ एक चीजें होती हैं जिनको करने में उनको संघर्ष करना पड़ता है या उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यही होगा हमारा आंसर सही, ऑप्शन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। टीचर्स कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय, यस किस तरीके से क्रिएटिवली थिंक करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं? गिविंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जी नहीं, इससे कोई क्रिएटिवली सोचेगा? आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सोल्व ए प्रॉब्लम, यस बिल्कुल सही जा रही है बात। उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, बिल्कुल सही बात है। मेमोराइज करने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। रिकॉल बेस्ड, बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। यस, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। Which one of the following philosophical perspectives need to be followed to deal with children with special needs? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ठीक है जी, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? विशेष आवश्यकताओं की। तो बात क्या आएगी? इंक्लूसिव एजुकेशन की। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल अधिकार प्राप्त है भाई। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है RTE 2009 में जो दिया गया था। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता, अरे होती क्यों नहीं भाई शिक्षा की आवश्यकता? बिल्कुल होती है। उन्हें पृथक करके, पृथक करना बिल्कुल अलग है भाई, अलग नहीं कर सकते आप। उन्हें केवल व्यवसाय क्यों भाई, केवल व्यवसाय क्यों दोगे? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, दैट they have a right to inclusive education and study in regular schools, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 will be right। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स, चाइल्ड सेंटर्ड बात चल रही है जी। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, यस क्या आशय है भाई? यूज ऑफ मेथड्स इन विच टीचर्स इज द मेन। टीचर मेन क्यों होगा जब लर्नर सेंटर्ड है? तो मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। द टीचर्स ड्रॉ, टीचर कंक्लूजन क्यों ड्रॉ करेगा भाई? गलत बात है। ट्रेडिशनल एक्सपोजिटरी मेथड्स, जी ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड टीचर सेंटर्ड थे, तभी तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात चल रही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या? वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। किसके? अधिगमकर्ता के, मतलब लर्नर के, मतलब चाइल्ड के, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? क्या चीज प्रमुख है भाई? इमिटेशन तो नहीं लग रहा है प्रमुख है कि हम अनुकरण करेंगे। मीनिंग मेकिंग, यस वेरी गुड। कंडीशनिंग नहीं है प्रमुख। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल ही नहीं है। कंडीशनिंग को हम किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन इनमें से भी जो बेटर है वो क्या होगा? मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण। और ये बात किसने कही? जीन पियाजे ने यही कहा कि भाई बच्चे मीनिंग मेकिंग करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी कोग्निशन को, अपने संज्ञान को निर्माण करते हैं बच्चे अर्थ निर्माण के द्वारा। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, and it is question number 30th. In a constructivist classroom as envisioned by Piaget and Vygotsky, learning, yes, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार का अधिगम होगा? इज ऑफरिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर, जी नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में रीइंफोर्समेंट के द्वारा नहीं होगा। इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल, जी बिल्कुल ये सही बात है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। इज डिक्टेटेड बाय द टीचर, नहीं डिक्टेटेड तो नहीं होगा। हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो होपफुली आपको इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा अकेडमी।